हेलो फ्रेंड्स। आज हम वस्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वस्तु और सेवा कर क्या होता है ना। भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए है ना। भारतीय संविधान में संशोधन किए जो 101वां संविधान है ना, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया। ये संशोधन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कराधान व्यवस्था को बेहतर बनाने और एक राष्ट्र एक बाजार है ना, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर संरचना है ना, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से किया गया। वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, है ना। भारत में वस्तु और सेवा कर को लागू करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले की कर प्रणाली काफी जटिल, असंगठित और व्यापार के लिए बाधक थी, है ना। व्यापार के लिए बाधक थी, तो इसके कारण है बहुस्तरीय कर प्रणाली, है ना। जीएसटी से पहले भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, मूल्यवर्धित शुल्क, मूल्यवर्धित के वैल्यू एडेड टैक्सेस को कहते हैं, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, लग्जरी कर। तो इन सभी करों के कारण व्यापारियों और उपभोक्ताओं को अधिक कर चुकाना पड़ता था, है ना। व्यापार करना कठिन होता था। इससे क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था, है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था। उसकी समाप्ति के लिए जीएसटी लाया गया। करों की अनेकता और जटिलता थी। विभिन्न स्तरों पर लगाए गए करों की दरें भिन्न, है ना, भिन्न दरें और नियम होने से कारोबार के लिए कठिनाई उत्पन्न होती थी। जीएसटी ने इसे एक समान कर प्रणाली में बदल दिया। तीसरा है मूल्य श्रृंखला में करों का प्रभाव, जो मैंने बताया था अभी, कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले कर एक के बाद एक लागू होते थे, है ना, जिससे अंतिम उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। इसे कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता था। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देकर इस समस्या को दूर किया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम थे। हर राज्य का अपना कर ढांचा और दरें थी, जिससे अंतरराज्यीय व्यापार महंगा और जटिल हो जाता था। जीएसटी ने एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को लागू किया है। कर चोरी और अपारदर्शिता थी पहले। पुरानी कर प्रणाली में कर चोरी अधिक होती थी क्योंकि अलग अलग कर प्रशासक थे और टैक्स की वसूली में पारदर्शिता की कमी थी। जीएसटी से इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, ई वे बिल जिसे कहते हैं हम, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा कर संग्रह में सुधार हुआ है। व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिला है जीएसटी से। सरल सरल और एक समान कर प्रणाली से व्यापार करना आसान हो गया है और विदेशी निवेश भी बढ़ा है। जीएसटी ने भारत को एकल साझा बाजार, कॉमन मार्केट के रूप में विकसित किया है। राजस्व, सातवां है राजस्व वृद्धि और अर्थव्यवस्था का विकास। जीएसटी से कर संग्रह में वृद्धि हुई है, जिससे सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन मिले। यह आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम था। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा, जीएसटी ने पूरे देश में अलग अलग करों को एक जगह करके एक समान कर व्यवस्था लागू की, जिससे भारत एक संयुक्त बाजार बन गया। बहुस्तरीय कर संरचना, जीएसटी को 4 कर दरों में विभाजित किया गया है ना। कौन कौन से? 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं शून्य कर, 0% के दायरे में आती है और कुछ पर अतिरिक्त सेस भी लगाया जाता है, अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाता है। मेनली 4 कैटेगरी होती है: 5%, 12%, 18% और 28%, है ना। 4 कैटेगरी पर टैक्स लगता है, मतलब 4%, मतलब 4 रेंज होती है। 5% लगेगा या 12% लगेगा, 18% लगेगा या 28% लगेगा। 28% लग्जरी वस्तु पे लगता है और 5% जो उपभोक्ताओं की इसेंशियल्स वस्तु होती हैं उन पर लगाया जाता है ना। और बिल्कुल जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उनको 0% टैक्स के अंतर्गत रखा जाता है। जीविको उपार्जक के लिए जो होती है उन पे लगभग 0% टैक्स रखा गया है। अब गंतव्य आधारित कर है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कर है ना। जीएसटी
गंतव्य आधारित कर है, ये आपको याद रखना है कि जीएसटी गंतव्य आधारित कर। पहले कर उत्पादन उत्पत्ति वाले राज्यों में लगता था, है ना। पहले जो कर लगते थे, जैसे कोई वस्तु मान लो तमिलनाडु से बन रही है, तो तमिलनाडु से चलता कोई प्रोडक्ट चल के अगर यूपी में आया है, तो पहले तमिलनाडु पर ये चीजें अप्लाई होती थी, परंतु अब यूपी पे होगी, क्योंकि ये गंतव्य आधारित कर है। जहां इसका उपभोग हो रहा है, मान लो यूपी में कोई वस्तु का उपभोग हो रहा है, तो वहां से ये कर लिया जाएगा, तो गंतव्य आधारित कर है। पहले कर उत्पादन वाले राज्य में लगता था, लेकिन जीएसटी उपभोग वाले राज्यों में लागू होता है, जिससे राज्यों को समान रूप से लाभ मिलता है। दोहरी कर संरचना है, डबल टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। जैसे सीजीएसटी है ना, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, ये केंद्र सरकार को जाता है। एक एसजीएसटी होता है ना, राज्य वस्तु और सेवा कर, ये राज्य सरकार को जाता है। और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है ना, अगर अंतरराज्यीय लेन देन हो रहा है तो उसमें के लिए केंद्र सरकार को जाता है ना, अंतरराज्यीय लेन देन के लिए केंद्र सरकार को जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा है इसके अंतर्गत। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गई है, जिससे व्यापारियों को केवल शुद्ध टैक्स चुकाना पड़ता है ना। कर पर कर, जिसे मैंने बताया था कैस्केडिंग इफेक्ट की समस्या समाप्त हो गई है। कर चोरी पर नियंत्रण हुआ है इससे। जीएसटी का पूरा सिस्टम ऑनलाइन और पारदर्शी है। इसमें ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग और ऑनलाइन फाइलिंग जैसी सुविधा है, जिससे कर चोरी की संभावना कम हो गई। नेक्स्ट है कंपोजिशन इसकी। छोटे व्यापारियों के लिए सरल कर भुगतान प्रणाली बनाई गई है ना, जिसमें उन्हें कम दर पर भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इसे कंपोजिशन स्कीम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल और सरल प्रणाली। जीएसटी का पूरा सिस्टम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड प्रोसेस पर आधारित है, जिससे व्यापार करना आसान हुआ है ना, मतलब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है पूरा। छोटे व्यापारियों को राहत, 40 लाख तक के कारोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि सेवाओं के लिए ये सीमा 20 लाख है। अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए सुविधा। पहले राज्यों के अलग अलग कर नियमों से व्यापार कठिन था, लेकिन जीएसटी से एकीकृत बाजार बन गया है और माल ढुलाई में सरलता आई है। अब जीएसटी के लाभ क्या क्या है ना, जीएसटी आने से क्या फायदे हुए हैं। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा लागू हुई है। जीएसटी ने पूरे भारत में अलग अलग करों को समाप्त कर एक समान कर प्रणाली लागू की है, जिससे व्यापार करना आसान हुआ है ना। ईज ऑफ बीइंग बिजनेस, ईज ऑफ बीइंग ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। करों की जो बहुलता थी, बहुत सारे जो कर थे उनको एक ही में समाहित करके जीएसटी बनाया गया है। जैसे जैसे वेट लगता था पहले, उत्पाद शुल्क लगता था, सेवा कर लगता था, प्रवेश कर लगता था, इन सबको समाहित करके जीएसटी बनाया गया है। कर पर कर कैस्केडिंग इफेक्ट की जो समस्या थी वो समाधान हो गई है ना। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गई है, जिससे व्यापारियों को पहले दिए गए कर को क्रेडिट मिल जाता है और उत्पादों की कीमत कम हो जाती है। व्यापार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। जीएसटी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड आदि, जिससे व्यापारियों को कर चुकाना आसान होता है। उपभोक्ताओं को लाभ है। जीएसटी लागू होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में स्थिरता आई, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध होने लगा है। कर चोरी पर नियंत्रण है ना, कर चोरी पर नियंत्रण। जीएसटी प्रणाली में ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है ना, जिससे फर्जी बिलिंग और कर चोरी पर लगाम लगी है। अंतरराज्यीय व्यापार आसान हुआ है। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर कर लगने से माल ढुलाई में दिक्कतें होती थी। जीएसटी ने पूरे देश को एक बाजार में बदल दिया, जिससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुगम हुआ है। सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई। जीएसटी लागू होने से कर चोरी कम हुई और करदाता आधार बढ़ा है, जिससे सरकार के राजस्व में सुधार हुआ है और विकास परियोजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध हुआ है। छोटे व्यापारियों को राहत हुई है इससे, है ना। छोटे व्यापारियों के लिए 40 लाख तक के कारोबार पर छूट
और कंपोजिशन स्कीम जैसी सुविधाएं दी गई, जिससे वे आसान कर प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। निर्यात को बढ़ावा मिला है। जीएसटी में निर्यातकों को शून्य कर, जीरो रेटेड सप्लाई का लाभ दिया गया है, जिससे भारतीय वस्तुओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। अब आता है जीएसटी काउंसिल, है ना, जीएसटी परिषद। वस्तु और सेवा कर परिषद भारत में जीएसटी से संबंधित नीतियों, नियमों और कर दरों को निर्धारित करने वाली शीर्ष संस्था है ना, जीएसटी काउंसिल। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है, 279 ए के तहत किया गया है। जीएसटी परिषद का अगर गठन देखें तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष वित्त मंत्री मैंने बताया, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त, इसके सदस्य होते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री या कर मंत्री, और प्रत्येक राज्य को परिषद में एक वोट का अधिकार दिया जाता है ना। अब जीएसटी परिषद के कार्यों को अगर देखें तो जीएसटी परिषद भारत में जीएसटी से जुड़ी नीतियों और प्रक्रियाओं को तय करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्य क्या है? जीएसटी की दरें तय करना, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले 5%, 12%, 18%, 28% जैसी दरों को तय करना कि कौन सी वस्तु पर कितना कर लगाया जाए। नए कर नियम बनाना, जीएसटी में संशोधन या नई प्रक्रियाओं को लागू करना जीएसटी परिषद का कार्य है। छूट और विशेष प्रावधान तय करना, छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम, कर छूट आदि को निर्धारित करना, है ना। जीएसटी से संबंधित विवादों का समाधान, केंद्र और राज्यों के बीच कर विवादों को हल करना, जीएसटी से जुड़े तकनीकी सुधार, ऑनलाइन पोर्टल, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग जैसी सुविधाएं विकसित करना, ये सब जीएसटी परिषद के अंतर्गत आता है। अब जीएसटी परिषद निर्णय कैसे लेता है? केंद्र सरकार के पास एक तिहाई वोटिंग अधिकार होता है तथा सभी राज्यों के पास 2/3 वोटिंग अनुपात होता है ना। अगर किसी प्रस्ताव को पास करना है तो कम से कम 75% बहुमत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य 3/4, है ना, 3/4 बहुमत होना चाहिए, है ना, 3/4 बहुमत होना चाहिए। अब आता है जीएसटीएन, है ना, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, जीएसटीएन वस्तु और सेवा का नेटवर्क एक आईटी प्लेटफॉर्म है ना। कैसा प्लेटफॉर्म है? आईटी प्लेटफॉर्म है जो भारत में जीएसटी प्रणाली को संचालित करने के लिए बनाया गया है। ये जीएसटी से जुड़े सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग आदि। जीएसटीएन एक निजी सरकारी कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की 79% हिस्सेदारी और निजी संस्थाओं की 51% हिस्सेदारी। ये व्यापारियों और सरकार के बीच डिजिटल इंटरफेस को कम करता है, या डिजिटल इंटरफेस का काम करता है ना। व्यापारियों और सरकार के बीच डिजिटल इंटरफेस का कार्य करता है, जिससे जीएसटी पारदर्शी और सुगम बनी रहती है। अब आता है ई वे बिल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसे 50,000 से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए अनिवार्य किया गया है। इसे जीएसटीएन पोर्टल से जनरेट किया जाता है और ये माल की आवाजाही को ट्रैक करने और कर चोरी को रोकने में मदद करता है ना। अगर इसके मुख्य बिंदुओं को देखा ई वे बिल का, तो 50,000 से अधिक के सामान के लिए ये ई वे बिल आवश्यक होता है ना। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों पर लागू होता है ना। वैधता दूरी के अनुसार होती है। ट्रांसपोर्टर, सप्लायर या रिसीवर इसे जनरेट कर सकते हैं। अब आता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए सरल कर भुगतान प्रणाली है, जिसे उन्हें कम दर पर जीएसटी चुकाना होता है। वो मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही रिटर्न दाखिल करना होता है ना। अगर मुख्य बिंदु देखें तो व्यापारी 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, रेस्टोरेंट 5%, सेवा क्षेत्र 50 लाख तक का, है ना। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें नहीं मिलता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके अंतर्गत नहीं मिलता है। ई कॉमर्स विक्रेता इसके पात्र नहीं है। इससे लाभ क्या होता है? सरल कर प्रणाली, ये सरल कर प्रणाली हो जाती है और कम अनुपालन बोझ होता है। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलती है।
अब जीएसटी की प्रमुख चुनौतियों को अगर देखें क्या क्या इसकी चैलेंजेस है, तो अभी भी ये जटिल कर संरचना बनी हुई। कैसे बनी हुई? भले ही जीएसटी को सरल कर प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर है ना, और कुछ पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है, और अलग अलग दरों के कारण ये जटिल बना हुआ है। छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन बोझ, जीएसटी में मासिक रिटर्न, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग जैसी प्रक्रिया छोटे व्यापारियों के लिए काफी चैलेंजिंग सिद्ध हो रही है। आईटी प्रणाली से जुड़ी समस्याएं, जीएसटी पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित है, लेकिन जीएसटीएन की तकनीकी समस्याएं, सर्वर डाउन रहना, धीमी प्रक्रियाएं करदाताओं के लिए परेशानी का कारण बनती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जटिलता, आईटीसी प्राप्त करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिससे व्यापारियों को कई बार रिफंड में देरी और नकदी प्रवाह कैश फ्लो प्रभावित होता है। कर चोरी और फर्जी बिलिंग भी होते हैं आजकल। हालांकि जीएसटी का उद्देश्य कर चोरी को कम करना था, लेकिन फर्जी इनवॉइसिंग, गलत आईटीसी दावे और बिना बिल के व्यापार जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। छठा है पेट्रोलियम और शराब को जीएसटी से बाहर रखना। पेट्रोल, डीजल, शराब, रियल एस्टेट अभी भी अलग अलग राज्यों के कर लागू होते हैं, है ना। पेट्रोलियम और शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिससे वास्तविक रूप से वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लागू नहीं हो पाई है। राज्यों के राजस्व को नुकसान, जीएसटी लागू करने के बाद कुछ राज्यों को राजस्व हानि हुई, और कई राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति है ना, कंपनसेशन पर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि जीएसटी गंतव्य आधारित कर है ना, गंतव्य आधारित कर है। इससे जो उत्पादक राज्य है उनको नुकसान हुआ है। छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमाएं हैं। कंपोजिशन स्कीम में व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, जिससे वे बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। अब जीएसटी से संबंधित हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2017, पहला ऑप्शन से। दूसरा ऑप्शन से 1 अप्रैल 2017, तीसरा ऑप्शन 1 मार्च 2017 और चौथा है 1 जुलाई 2017। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। आपको पता होगा कि रात की 12 बजे संसद भवन में जीएसटी को लागू किया गया था, है ना। जीएसटी में कुल कितने स्लेब है ना? जीएसटी में कुल 4 स्लेब है, जो मैंने आपको बताया था, है ना। 4 स्लेब है। कौन कौन से स्लेब है? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लेब इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं ना। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं, और इसको इस जीएसटी परिषद के अंतर्गत किसी भी चीज को पारित करने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? 75% या 3/4 बहुमत होना चाहिए। ठीक है। वो जीएसटी परिषद कौन से अनुच्छेद के तहत है? भारतीय संविधान के 279 ए के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, देखो वही अगले ही क्वेश्चन आ गया, किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो 279 ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीएसटी में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो देखो जीएसटी में 3 कर होते हैं, मैंने बताया था। जीएसटी के अंतर्गत 3 होता है। एक तो होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा सीजीएसटी वसूला जाता है ना। तो क्या आएगा? सीजीएसटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीएसटी के तहत करों की दरों का निर्धारण कौन करता है? तो मैंने बताया था करों की दरों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीएसटी परिषद। नेक्स्ट आता है, जीएसटी परिषद का संविधान के कौन सा संविधान संशोधन किया गया है ना। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है ना। तो आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन।
किस प्रकार के लेन देन पर आईजीएसटी लगता है ना। तो आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये लगता है अंतरराज्यीय लेन देन पर, है ना। अंतरराज्यीय जो लेन देन होता है इंटर स्टेट, उस पर आईजीएसटी लगता है ना। अंतरराज्यीय लेन देन पर आईजीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लेने के लिए क्या न्यूनतम बहुमत होना चाहिए, तो ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, 3/4 बहुमत होना चाहिए। और 3/4 कितना होता है, 75% होता है, ठीक है। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 75%। नेक्स्ट आता है जीएसटी वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर आधारित है, जो गंतव्य पर आधारित है, जो मैंने अभी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गंतव्य आधारित कर, है ना। डी इसका आंसर हो जाएगा, गंतव्य आधारित कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी से संबंधित पूरे प्रश्न और उनके बारे में बेसिक अवधारणा समाप्त हो गई है, ठीक है। अगले वाले वीडियो हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।